नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। न्यूज की श्रृंखला में आज दिन है संडे का, और संडे को आप सभी जानते हैं वीकली करंट अफेयर होता है। मतलब इससे पहले जितनी भी क्लासें ली हैं उन सभी का एक तरीके से पूरे के पूरे जितने फैक्ट हैं, जानकारियां हैं, पॉइंट हैं, उन सभी को हम इस क्लास में लेके आते हैं ताकि आपका रिवीजन हो सके। क्लास चालू हो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। चलिए हम इसको चालू करते हैं, और पूरे सप्ताह का हमारा जितना करंट अफेयर है वो आपको इसी क्लास में मिल जाएगा। सबसे पहले है अंतरराष्ट्रीय जैगुआर दिवस हर साल मनाया जाता है 27 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर या 30। इसका जो आंसर है वो है 29 नवंबर। अंतरराष्ट्रीय जैगुआर दिवस हर साल 29 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जैगुआर नामक बड़ी बिल्ली प्रजाति के संरक्षण, कंजर्वेशन और इसके आवास को सुरक्षित रखने पर ध्यान केंद्रित करना। जैगुआर मुख्य रूप से अमेरिकी महाद्वीप में पाए जाते हैं और यह पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। यह दिवस 2018 में पहली बार मनाया गया था। अब इसे कई देशों में जैव विविधता संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की प्रतीक के रूप में मान्यता मिल चुकी है। दोस्तों, यदि आप जैगुआर को देखेंगे, चीते को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये हमें एक जैसे लगते हैं, पर इनमें कुछ विशेषताएं होती है। जैसे जैगुआर का जो चेहरा होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। चीते के जो शरीर पे जो आप लाल लाल चित्ते देखते हैं वो जैगुआर की अपेक्षा छोटे भी होते हैं और पास पास होते हैं। तो इस तरीके से इनकी पहचान की जाती है। मैंने यहाँ पर एक नाम लिया बड़ी बिल्ली, क्योंकि ये बिल्ली का ही बड़ा रूप है। ये जितने भी आते हैं, चाहे इसमें शेर आ जाता है, इसमें टाइगर आ जाता है, इसमें चीता आ जाता है, इसमें तेंदुआ आ जाता है और इसमें जैगुआर। ऐसी 7 प्रकार की इसमें बिल्लियां आती हैं दोस्तों, जिनको हम बड़ी बिल्ली के नाम से जानते हैं। एक तरीके से बिल्ली की ही प्रजाति। आप इसको ऐसे समझिए जैसे छिपकली आपने देखी होगी। छिपकली का ही यदि हम बड़ा रूप देखेंगे कहीं ना कहीं तो मगर के जैसा लगता है, तो वो उसकी प्रजाति। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चलिए सितंबर के हम जो महत्वपूर्ण दिवस है उनको देख लेते हैं, क्योंकि अब अक्टूबर लगने वाला है, लग ही गया है अक्टूबर। तो अक्टूबर के अब हर बार जो अपनी क्लास होगी उसमें अक्टूबर के दिवस आएंगे। सितंबर के जो दिवस है उनको हम लास्ट बार देख लेते हैं। 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर शिक्षक दिवस, इस पर अपनी क्लास थी। 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, इस पर भी हमारी क्लास थी। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, बार बार पूछा जाता है। 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साथी दिवस, 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती, इनके बारे में हमने काफी अच्छे से पढ़ा था। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस और 30 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस। दोस्तों, प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप लोग जाइएगा, वो बनी हुई है सितंबर के नाम से। जब आप उसको देख लेंगे तो उसमें पूरी की पूरी आपको जितनी भी क्लासें हैं वो मिल जाए। हाल ही में छत्रपति संभाजी की प्रतिमा का सम्मान किस राज्य में हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। संभाजी महाराष्ट्र से संबंधित हैं और कौन है? छत्रपति शिवाजी के पुत्र हैं। ठीक, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में छत्रपति संभाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण व सम्मान किया। वे शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ का मतलब बड़े पुत्र, और वीरता व राष्ट्रभक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। अब मूवी आप लोगों ने देखी है, इन्हीं पर बनी हुई है। उसमें जो संभाजी है का जो किरदार है इतिहास में भी सेम के सेम जैसा ही किरदार है। यह आयोजन मराठा गौरव और ऐतिहासिक चेतना को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को हुआ। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र। 1681 में उन्होंने मराठा साम्राज्य की गद्दी संभाली और औरंगजेब के खिलाफ निरंतर युद्ध किए। संभाजी महाराज ने बहादुरी से मुगलों, पुर्तगालियों, अंग्रेजों का मुकाबला किया। उन्होंने 1689 में मुगलों ने उनको पकड़कर अमानवीय यातनाएं दी और वीरगति को प्राप्त की। फिल्म में देखा होगा आप लोगों ने। उनकी मुख्य उपलब्धि मराठा साम्राज्य की स्वतंत्रता और गौरव को बनाए रखना था। महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर, इसका पहले नाम क्या था? औरंगाबाद, अब उन्हीं के नाम पर समर्पित शहर है। प्रश्न है, डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन और डेलिमिशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है रवि के मिश्रा। इस पुस्तक में भारत की जनसंख्या और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की असमानताओं पर चर्चा की गई है। लेखक ने बताया है कि सीमांकन प्रक्रिया को कैसे न्यायपूर्ण और संतुलित बनाया जा सकता है। पुस्तक हाल ही में नीति और राजनीति के क्षेत्र में चर्चा का विषय है। कुछ और पुस्तकों को देख लेते हैं। द सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स, ये डैन ब्राउन की है। एल्गो स्कीप, हाउ सोशल मीडिया इज ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज, ये एडम एलेक्सिक की है। वी लव यू बनी, ये है मोना अवार्ड की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही? बहुत इंपॉर्टेंट, 38वां स्थान रहा है। 2024 में 48वां था, यानी कि 10 अंक हम सुधर गए हैं।
भारत ने नवाचार सूचकांक में 10 स्थान की छलांग लगाई है। यह सुधार शिक्षा, डिजिटल सेवाओं, स्टार्टअप्स और अनुसंधान विकास में निवेश के कारण संभव हुआ है। इससे भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मजबूत हुई है। वैश्विक नवाचार सूचकांक देशों की नवाचार क्षमता और प्रदर्शन को मापने वाला एक अंतरराष्ट्रीय सूचकांक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसकी शुरुआत 2007 में हुई। हर साल यह रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इस सूचकांक में हमेशा शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड ही आता है। वर्ष 2025 में भारत की रैंक 48 से सुधरकर 38 हो गई है। आप लोग बताइएगा, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये जो स्विट्जरलैंड है, यहाँ पर जो जिनेवा है, यहाँ पर और भी कुछ प्रमुख मुख्यालय हैं, वो कौन कौन से हैं आप लोग बताइएगा। आप 2 के नाम बताइएगा जो बहुत ज्यादा प्रमुख हैं और अक्सर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। मैं कई बार बोलता हूं अपनी क्लास में। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान किस देश को मिला है? तो भैया स्विट्जरलैंड को मिला है। स्विट्जरलैंड ने लगातार इस सूचकांक में शीर्ष स्थान बनाए रखा है। वहां उच्च स्तरीय अनुसंधान, नवाचार अनुकूल नीतियां और तकनीकी विकास प्रमुख कारण है। यह देश विश्व भर में नवाचार क्षमता का मॉडल माना जाता है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक GII में किस देश की रैंक तय करने के लिए कई मापदंड देखे जाते हैं, जिनके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। संस्थान जैसे सरकार, कानून, राजनीतिक स्थिरता और कारोबारी माहौल। मानव पूंजी और अनुसंधान में देखें तो शिक्षा का स्तर देखा जाता है, विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता, शोध और विकास पर खर्च कितना हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, संचार प्रणाली देखी जाती है। बाजार परिपक्वता की बात करें तो निवेश, व्यापार और ऋण की उपलब्धता। व्यवसाय परिपक्वता की बात करें तो कंपनी में अनुसंधान, सहयोग और ज्ञान आधारित कार्य। ज्ञान और प्रौद्योगिकी परिणाम की बात करें तो पेटेंट है, शोध पत्र है, तकनीकी खोज है। सृजनात्मक परिणाम की बात करें तो मीडिया, संस्कृति, डिजाइन और ब्रांड वैल्यू को देखा जाता है। जो इसमें अधिकतम आगे होते हैं उनका स्थान प्रथम आ जाता है। स्विट्जरलैंड को अगर हम देखें तो यही प्रथम स्थान पर रहा करते हैं। बाबा कल्याणी को किस संस्था के द्वारा हॉली मेडल से सम्मानित किया गया है? तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। कौन है भैया? उद्योगपति हैं। बाबा कल्याणी को इंजीनियरिंग व तकनीकी क्षेत्र में योगदान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया। यह सम्मान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंजीनियरिंग नवाचार को पहचान दिलाता है। कल्याणी भारत के विनिर्माण क्षेत्र के अग्रणी उद्यमियों में गिने जाते हैं। यदि आपको नहीं पता हो विनिर्माण किसे कहा जाता है तो आप लोग बताइएगा कमेंट में। अगली क्लास में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। बाबा नटराजन कल्याणी एक प्रसिद्ध उद्योगपति हैं। ये भारत फोर्ज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो पुणे, महाराष्ट्र में से। भारत फोर्ज दुनिया की सबसे बड़ी फोर्जिंग कंपनियों में से एक है। बाबा कल्याणी को हाल ही में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स के द्वारा हॉली मेडल से सम्मानित किया गया। तो योगदान ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग क्षेत्र में नवाचार और तकनीकी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस स्थान पर PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया? PM मोदी जी ने धार जिले PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना है। यह पार्क मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत किया। PM मित्र टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास किया, जिसमें 3 लाख से अधिक रोजगार सृजन होगा। स्वास्थ्य, नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की। महिलाओं के स्वास्थ्य को केंद्र में रखा। स्किल सेल एनीमिया अभियान के तहत 1 करोड़ स्क्रीनिंग कार्ड वितरित किए गए। आदि सेवा पर्व का उद्घाटन किया, जो आदिवासियों के कल्याण पर किया। जनसभा में स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की और 5F विजन को बढ़ावा दिया। चलिए, BIFF के द्वारा एशिया फेस ऑफ द ईयर से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? ये आप सामने देख पा रहे हैं, हुमा कुरैशी है। उनकी कई आपने मूवी देख रखी होगी। बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मान दिया गया। यह पुरस्कार उनके सशक्त अभिनय और वैश्विक पहचान को दर्शाता है। हुमा ने भारतीय सिनेमा को एशियाई मंच पर नई पहचान दिलाई है। इनकी कुछ मूवी है, उनको याद रखिएगा। गैंग्स ऑफ वासेपुर देखा होगा आप लोगों ने, बदलापुर है, एक थी डाइन, मोनिका ओ माय डार्लिंग और वेब सीरीज महारानी, जिसमें उनके अभिनय को खूब सराहना हुई। उन्हें फेस ऑफ द एशिया अवार्ड मिला है और कई बार फिल्म फेयर व स्क्रीन अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया। उन्होंने बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। उनका अभिनय दमदार, विविध और सामाजिक मुद्दों से जुड़ा हुआ है। पार्टीशन 1947 ये जो है ये इनकी हॉलीवुड फिल्म में याद रखता है। BSNL ने हाल ही में किस संस्था के साथ समझौता किया? तो भारतीय डाक के साथ किया है। BSNL और भारतीय डाक ने हाल ही में सहयोग समझौता किया। इसका उद्देश्य ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार करना है। इससे डिजिटल इंडिया अभियान को नई गति मिलेगी। MNRE ने भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा नीति कब शुरू की? 20 सितंबर 2025।
नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने पहली बार भूतापी ऊर्जा नीति शुरू की है। इसका लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोत का उपयोग बढ़ाना और ऊर्जा निर्भरता को कम करना है। कदम भारत की हरित ऊर्जा रणनीति का हिस्सा है। यह ऊर्जा पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्मी से प्राप्त होती है। इसे जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। स्रोत पृथ्वी के नीचे गर्म पानी और भाप के भंडारे होते हैं, खासकर ज्वालामुखी क्षेत्रों में। इस गर्म भाप को पाइप के जरिए बाहर निकालकर टरबाइन चलाई जाती है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है। लाभ, यह एक अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, स्वच्छ पर्यावरणों के अनुकूल और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करता है। सीमाएं, इसकी स्थापना महंगी होती है और यह केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में ही संभव है। हालांकि ये जो इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखे होंगे दोस्तों। एक तरीके से लास्ट की जो क्लासें होती है इस पर रिवीजन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। भूतापी ऊर्जा में सबसे आगे कौन है? आइसलैंड। दुनिया में सबसे उन्नत भूतापी तकनीक और उपयोग इसी देश के पास है। यहाँ की 90% से अधिक घरेलू ऊर्जा जरूरतें भूतापी स्रोत से पूरी हुई। अमेरिका में देखें तो उत्पादन के मामले में सबसे बड़ा भूतापी ऊर्जा उत्पादन है, खासकर कैलिफोर्निया और नेवादा में। न्यूजीलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया भी इस क्षेत्र में काफी आगे है। भारत में क्या स्थिति है? भारत में भूतापी ऊर्जा की संभावनाएं तो हैं, लेकिन अभी तक कोई वाणिज्यिक उत्पादन इसमें शुरू नहीं हुआ। संभावित क्षेत्र की बात करें तो मणिकरण हिमाचल प्रदेश, तपोवन उत्तराखंड, पगवा अरुणाचल प्रदेश और बंगाल की खाड़ी की। सरकार ने इसे हरित ऊर्जा रणनीति में शामिल किया है, लेकिन तकनीकी और निवेश की चुनौतियां अभी भी। निष्कर्ष देखें तो भारत में भूतापी ऊर्जा की संभावनाएं बहुत है, लेकिन तकनीकी और निवेश के मामले में अभी भी वह आइसलैंड और अमेरिका जैसे देशों से पीछे है। अगर भारत इन क्षेत्रों पर ध्यान दे तो यह भविष्य में एक बड़ा अक्षय ऊर्जा का स्रोत बन सकता है। आज के हमारे जो एमसीक्यूज हैं उसको देखते हैं। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को देना है कि विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है। चलिए मैं बता देता हूं। 12 अगस्त, 18 सितंबर, 5 जून या 20 अक्टूबर। कब मनाया जाता है दोस्तों? 18 सितंबर को मनाया जाता है। चलते हैं। डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिशन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद पनगरिया, रघुराम राजन, रवि के मिश्रा, शशि। कौन है? रवि के मिश्रा। अब है राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? तो 30 सितंबर 2025 को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल 3 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अनुवादकों और भाषा विशेषज्ञों के योगदान को सम्मानित करना है। 2025 में भी यह दिवस वैश्विक स्तर पर भाषा और संस्कृति के सेतु के रूप में अनुवाद की भूमिका को रेखांकित करते हुए मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस ये कब से मनाया जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई 2017 को इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी। इसके बाद 2018 से ये हर साल 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? यह दिन सेंट जेरोम की पुण्यतिथि है, जिन्हें अनुवादकों के संरक्षक संत माना जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से अनुवादकों का संरक्षक संत किसे माना जाता है? तो सेंट जेरोम। उन्होंने बाइबल का लैटिन भाषा में अनुवाद किया। महत्व देखते हैं। यह दिवस भाषा विशेषज्ञों और अनुवादकों के योगदान को सम्मानित करता है। विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के बीच सेतु का काम करने में अनुवाद की भूमिका को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय समझ, सहयोग और शांति को बढ़ावा देता है। मैं आपको इसको थोड़ा व्यवहारिक करके बताता हूं दोस्तों। आप समझिए, जैसे मान लीजिए आप इतिहास को पढ़ रहे हैं। सोचिए कि हम अगर भाषाओं का अनुवाद ही नहीं कर पाते या भाषाओं के अनुवाद हमारे पास में नहीं होते, तो आप विश्वास मान के चलिए कि दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं उनकी यदि हमें नॉलेज नहीं होती तो हम उनके इतिहास को कभी नहीं समझ पाते, उनकी संस्कृति को नहीं समझ पाते, यहां तक कि उनके भूगोल को भी हम अच्छे से नहीं समझ पाते। पहले क्या हुआ, अब कैसे हैं, अभी कैसे, हम इनको नहीं समझ पाते। अनुवाद का अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व है, इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है और उनको सम्मानित भी किया जाता है। जो अनुवाद करते हैं उनको प्रोत्साहित भी किया जाता है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम कि अक्टूबर में कौन कौन से दिवस हैं। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, ठीक है, जो ओल्डर पर्सन है उनके लिए। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस है, याद रखिएगा। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, ये पूछा जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ये जो 31 अक्टूबर को है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, ठीक है। चलिए अब है हमारे प्रश्न। हाल ही में बीएसएफ ने सीमा सुरक्षा के लिए क्या नया लॉन्च किया है? तो उत्तर है एआई संचालित कमांड सेंटर लॉन्च किया है।
भारत की सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए एआई आधारित कमांड सेंटर की शुरुआत की। यह सेंटर सीमा पर निगरानी और खतरों की पहचान को और अधिक सटीक बनाएगा। इससे देश की सुरक्षा व्यवस्था को एक नया आयाम मिलेगा। बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल, इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। ये पूछा जाता है स्थापना का कारण था 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इसे बनाया गया था। इसके जो मुख्य कार्य हैं वो है भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा करना, तस्करी, घुसपैठ और अवैध गतिविधियों को रोकना, युद्ध काल में सेना की मदद करना, आंतरिक सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखना। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। इसका जो मोटो है वो है ड्यूटी अनटू डेथ, कर्तव्य मृत्यु तक। वर्तमान जो इसके प्रमुख हैं वो हैं अभी बीएसएफ की महानिदेशक डीजी नित्यानंद राय हैं 2025 तक। इतनी जानकारी आपको बीएसएफ के बारे में बिल्कुल होना ही चाहिए। आप लोग हालांकि एसएससी जो जीडी है उसका पेपर देते होंगे, उसी में एक पोस्ट अगर देखा जाए तो बीएसएफ के लिए भी होती है, सभी के लिए होती है, उसी में बीएसएफ के लिए। चलिए आगे चलते हैं। इंग्लैंड में किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में संन्यास लिया है? तो क्रिस वोक्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। क्रिस वोक्स इंग्लैंड के प्रमुख तेज गेंदबाज और ऑलराउंडर रहे। उन्होंने टेस्ट और वनडे दोनों प्रारूपों में टीम को कई अहम जीत दिलाई। उनका संन्यास इंग्लैंड क्रिकेट के लिए एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस विदेशी नेता की आत्मकथा की प्रस्तावना की? इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, उनकी जो आत्मकथा है उस पर प्रस्तावना लिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी। यह भारत इटली संबंधों की मजबूती को दर्शाता है। इससे दोनों देशों के बीच राजनीतिक, सांस्कृतिक रिश्ते और प्रगाढ़ होते हैं या होंगे। आत्मकथा की प्रस्तावना लिखना क्या होता है इसको समझिए। किसी किताब या आत्मकथा की शुरुआत में लेखक के अलावा एक विशेष व्यक्ति अपने विचार लिखता है। इसमें वह किताब और लेखक के बारे में बताता है, उनका महत्व समझाता है और पाठकों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस हिस्से को ही प्रस्तावना कहते हैं। अगर कोई बड़ा नेता या प्रसिद्ध व्यक्ति प्रस्तावना लिखता है तो किताब की विश्वसनीयता और महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका कितना महत्व है। हमने देखा होगा जब भी हम कोई किताब को पढ़ते हैं तो किताब की शुरुआत में ही ये प्रस्तावना हुआ करती। अधिकतम प्रस्तावना से ही समझ में आ जाता है कि भैया इस पूरी किताब में अब क्या क्या चीजें होंगी, है ना। तो यहां से समझ में भी आ जाता है। और अब यदि उसको किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा लिख दिया जाए तो निश्चित तौर पर आदमियों का ध्यान उस पर जाता ही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हालांकि मोदी जी ने इससे पहले 2 और प्रमुख व्यक्तियों का, वैसे तो शायद कई प्रस्तावनाएं लिखी हैं, पर 2 और प्रमुख व्यक्तियों की प्रस्तावना लिखी है। उसमें से आप लोग सर्च करके बताइएगा कि वो 2 प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से हैं। एक तो उसमें अभिनेत्री है। चलिए, सेम हार्ट सेम वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है और इसका विमोचन कब हुआ? लेखक हैं डॉक्टर मनीषा वी रमेश और हाल ही में इसका विमोचन हुआ। यह पुस्तक वैश्विक एकता और मानवीय मूल्यों पर आधारित है। डॉक्टर मनीषा वी रमेश ने इसमें सांस्कृतिक विविधता और साझा मानवता पर विचार प्रस्तुत किए हैं। हाल ही में इसका विमोचन हुआ और इसे काफी सराहना मिल रही है। भारत का पहला मरीन सिमुलेशन सेंटर कहां शुरू हुआ? कोच्चि में इसका उद्घाटन हुआ। कोच्चि में शुरू हुआ मरीन सिमुलेशन सेंटर भारत का पहला ऐसा केंद्र है। यह समुद्री सुरक्षा, नेविगेशन, आपातकालीन परिस्थितियों की ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है। यह कदम भारत को समुद्री क्षेत्र में और मजबूत बनाएगा। मरीन सिमुलेशन सेंटर क्या होता है? मरीन सिमुलेशन सेंटर समुद्री क्षेत्र से जुड़े लोगों की ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए बनाया जाता है। यहाँ समुद्र, जहाज, तूफान और आपातकाल जैसी परिस्थितियों को कंप्यूटर और वर्चुअल टेक्नोलॉजी से बिल्कुल असली माहौल की तरह बनाया जाता है। इससे नाविकों, मछुआरों और नेवी, कोस्ट गार्ड के जवानों को कठिन परिस्थितियों का सामना करने की प्रैक्टिस कराई जाती है। यह सेंटर समुद्री सुरक्षा, नेविगेशन और बचाव अभियान को और अधिक प्रभावी बनाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो मरीन सिमुलेशन सेंटर है वो पहली बार कहाँ है? तो कोच्चि। इसका कोच्चि में क्या हुआ है? उद्घाटन। ठीक है। भारत और भूटान ने किस पहली परियोजना को मंजूरी दी है? पहली द्विपक्षीय रेल संपर्क परियोजना। अब देखो, देख के ही हमें समझ में आ रहा है कि पहली द्विपक्षीय रेल संपर्क परियोजना मतलब रेल के माध्यम से संपर्क हो रहा है। संपर्क के रूप में व्यापार भी हो सकता है, व्यक्तियों का आना जाना भी हो सकता है। तो भारत और भूटान के बीच पहली रेल परियोजना को मंजूरी दी गई है। दोनों देशों की आर्थिक और सांस्कृतिक साझेदारी को मजबूत करेगी। इस परियोजना से व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। थोड़ा देख लेते हैं भूटान के प्रधानमंत्री। अभी इस समय पर 2025 तक में है डेसो त्वेसरिंग टोबैगो। राजधानी क्या है? थिम्पू। ठीक है, राजधानी है थिम्पू। मुद्रा यहाँ की क्या है? नगुल ट्रप, भूटानी नगुल ट्रप, जो भारतीय रुपए INR के बराबर होती है। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा अपशिष्ट जल उपचार
संयंत्र कहाँ शुरू होने वाला है? तो दिल्ली में इसका उद्घाटन होगा। दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू होने वाला है। यह संयंत्र गंदे पानी को साफ करके पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाएगा। इससे स्वच्छ जल उपलब्धता और प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, यह एक ऐसा संयंत्र होता है जहां घरों, फैक्ट्रियों, उद्योगों और शहरों से निकलने वाला गंदा पानी इकट्ठा किया जाता है और फिर उसे साफ किया जाता है। इस प्रक्रिया में पानी से गंदगी, रसायन, प्लास्टिक, जहरीले तत्व और बैक्टीरिया को हटाया जाता है। साफ किए गए इस पानी को दोबारा कृषि, उद्योग, पार्क निर्माण कार्य या कभी कभी पीने योग्य बनाने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, जल प्रदूषण को रोकना और पानी की कमी को दूर करना है। सुमित अंताल किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों ये भाला फेंक से जुड़े हुए हैं, जेवलिन थ्रो से। सुमित अंताल भारत के प्रतिभाशाली एथलीट हैं जो भाला फेंक में अपनी पहचान बना रहे हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का नाम रोशन किया है। अभी हाल ही में उन्होंने कांस्य पदक जीता है। कहां जीता है आप लोग बताइए। आईसीसी ने यूनिसेफ के साथ मिलकर कौन सा अभियान शुरू किया? प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान। आईसीसी ने यूनिसेफ के साथ मिलकर प्रॉमिस टू चिल्ड्रन नामक अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य बच्चों की स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य को सुरक्षित करना। यह खेल और सामाजिक जिम्मेदारी का बेहतरीन उदाहरण है। यूनिसेफ का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। स्थापना जो हुई है इसकी वो 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई। इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क शहर में, अमेरिका में स्थित। मुख्य कार्य क्या है? बच्चों और माताओं को आपातकालीन सहायता प्रदान करना, बच्चों की स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल अधिकारों की रक्षा और प्रचार करना, स्वच्छता, जल और टीकाकरण सेवाएं उपलब्ध कराना, संकटग्रस्त क्षेत्रों में बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। आइए आज के हम अपने एमसीक्यूज देखते हैं। शुरुआत का है कि भारत का पहला मरीन सिमुलेशन सेंटर किस शहर में शुरू हुआ है? मुंबई, कोच्चि, विशाखापट्टनम या चेन्नई? इसका आंसर क्या है? कोच्चि है। आईसीसी ने यूनिसेफ के साथ मिलकर कौन सा सामाजिक अभियान शुरू किया है? फ्यूचर स्टार्स, बैट फॉर चेंज, प्रॉमिस टू चिल्ड्रन या क्रिकेट फॉर पीस? क्या किया है? प्रॉमिस टू चिल्ड्रन। अभी अपन लोगों ने पढ़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विदेशी नेता की आर्थिक बदलाव की प्रस्तावना लिखी? जो बाइडन, जॉर्जिया मेलोनी, ऋषि सुनक या एंजेला मार्केल? इसका आंसर किसे बताना है? आपको बताना। 1 अक्टूबर को कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। हर साल 1 अक्टूबर को विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य समाज में बुजुर्गों के योगदान को मान्यता देना और उनके अधिकारों व कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा की थी और 1991 से इसे मनाना शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं अक्टूबर में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती यानी आज के दिन और अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वहीं 11 अक्टूबर की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर विश्व विद्यार्थी दिवस, ये किसकी पुण्यतिथि में मनाया जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, जबकि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती। ये कई बार पूछा गया है राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में एनसीसी के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो उत्तर है वीरेंद्र वत्स ने। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक का पदभार संभाला। एनसीसी भारत का सबसे बड़ा युवा संगठन है जो युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति की भावना विकसित करता है। नए डीजी के नेतृत्व में एनसीसी के विस्तार और आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर रहेगा। दोस्तों, आप लोगों ने भी जब आप स्कूल टाइम पे रहे होंगे या कॉलेज टाइम पर रहे होंगे या यदि अभी होंगे आप, तो आप लोगों ने एनसीसी को ज्वाइन कर रखा होगा। आप लोग उसको अच्छे से समझते होंगे कि कितना इसमें अनुशासन रहता है, नेतृत्व, राष्ट्रभक्ति, ये सभी हमें इसमें सिखाया जाता है। इसकी थोड़ी हम स्थापना देख लेते हैं कब हुई थी। तो 16 जुलाई 1948 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स हैं 2025 तक, अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। कार्य इसका जो है वो क्या है, फंक्शन देखते हैं। युवाओं में अनुशासन और देशभक्ति की भावना विकसित करना, सेना, नौसेना, वायुसेना के लिए भविष्य के अवसर तैयार करना, आपदा प्रबंधन और सामाजिक सेवा में सहयोग देना। क्लियर है, आगे चलते हैं।
छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला हाल ही में बाल विवाह मुक्त घोषित हुआ है? तो भैया याद रखना, बालोद जिला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला हाल ही में बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। यह उपलब्धि सरकार, समाज और एनजीओ के संयुक्त प्रयासों से संभव हुई है। इसका उद्देश्य नाबालिग लड़कियों और लड़कों को शिक्षा का अवसर देना और उनके बचपन की रक्षा करना है। यह पहल बाल विवाह उन्मूलन की दिशा में एक बड़ा कदम है। बाल विवाह पर प्रतिबंध। कुछ हम बाल विवाह के इतिहास के बारे में समझते हैं दोस्तों। देखिए, बाल विवाह जो है ना, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से गलत है। बच्चों की उम्र होती नहीं है, उनका विवाह करवा दिया जाता है। अभी उनमें समाज, एक तरीके से हम देखें तो वो समाज में रहने के लायक ही नहीं हो पाए, उनमें वो सोच ही नहीं उनकी उतनी डेवलप हो पाई, उतनी विकसित हो पाई, और उनकी शादी कर दी जाती है। नतीजा क्या होता है कि फिर आगे चलकर उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो जिम्मेदारी उनको एक उस समय पर मिलनी चाहिए जब तक में वो जिम्मेदार होने के लायक बन जाए, वो तो होती नहीं, और उसके पहले ही उनको उतनी जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं। लड़कियां कहीं ना कहीं पढ़ाई से, शिक्षा से वंचित हो जाएंगी, लड़के भी शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि शादी नॉर्मल तो है नहीं। शादी हुई तो भाई उसके बाद में आपके लिए अपना जीवन चलाना, अपना घर परिवार देखना, इन सब चीजों को देखना है। इसलिए जब तक समझ विकसित ना हो तब तक विवाह नहीं होना चाहिए। हम आज भी देखते हैं कि भारत में बहुत सारी जगह ऐसा है जहां पर बाल विवाह होते हैं। उसी में से ये जो बालोद जिला है वो अब बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया गया है। चलिए हम थोड़ा इसके इतिहास को जानते हैं। 1929 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट लाया गया। इसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हर विलास शारदा के द्वारा पेश किया गया था। इसमें विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष तय की गई थी। बाद में जब संशोधन होते हैं तब वर्तमान आयु में देखें तो लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दी गई है। थोड़ा सती प्रथा पर भी हम प्रतिबंध देख लेते हैं। सती प्रथा पर सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने सामाजिक आंदोलन चलाया। 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम पारित कर इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। इस अधिनियम के बाद सती करने या कराने वालों को कठोर दंड का प्रावधान किया गया। बाल विवाह पर प्रतिबंध हम देखें तो शारदा एक्ट 1929 से लगा है, और सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेटिंग जो है उनके द्वारा 1829 में लगाया गया। इसमें सबसे ज्यादा जो योगदान था, इसके पीछे का जो पूरा का पूरा संघर्ष था, वो कहीं ना कहीं राजा राम मोहन राय का था। बहुत सारे आदमियों के नाम उस समय पर आते हैं, लेकिन यदि उसमें सबसे ज्यादा जो आगे रहे हैं वो रहे राजा राम मोहन राय। सती प्रथा भारत में बहुत ही एक तरीके से क्रूर प्रथा इसको कहा जा सकता है कि पति के मर जाने के बाद में पत्नी को जल जाना होता था। क्यों? क्योंकि अब आप समाज में रहकर कुछ नहीं कर पाएंगे, समाज आपको बहुत गलत दृष्टि से देखेगा, और यदि आप आगी में या चिता पर लेट जाती हैं, अपना जो आपका शरीर है उसको पूरी तरीके से समर्पित कर देती हैं, तो आपको फिर देवी मां का दर्जा दिया जाता था। तो एक तरीके से ये धर्म से भी बहुत ज्यादा प्रभावित था, इसलिए इस पर प्रतिबंध बहुत कम लग पा रहे थे। हालांकि अकबर के टाइम पे अकबर ने इसमें प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया और कुछ हद तक सफल भी रहे, लेकिन अगर देखा जाए तो अच्छे से जो इस पर प्रतिबंध है वो लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा ही 1829 में लगाया गया। अपने आप में भी एक पूरा इतिहास है। चलिए आगे चलते हैं। 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? तो दोस्तों सिंगापुर को मिला है। 2025 के इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में सिंगापुर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। यह सूचकांक देशों की आर्थिक नीतियों, व्यापार की स्वतंत्रता, निवेश, कराधान और संपत्ति अधिकारों पर आधारित होता है। सिंगापुर लगातार कई वर्षों से वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता में शीर्ष देशों में शामिल है। चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 की शुरुआत कहां हुई? ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। दुबई। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 की मेजबानी दुबई में की गई। यह सम्मेलन नवीकरणीय ऊर्जा, हरित निवेश, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर केंद्रित है। इसमें विश्व भर से नीति निर्माता, वैज्ञानिक और उद्योग जगत के नेता शामिल हुए हैं। भारतीय सेना ने ड्रोन कवच अभ्यास किस राज्य में किया है? तो दोस्तों कहां पर किया है? अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच नामक सैन्य अभ्यास किया। इस अभ्यास का उद्देश्य ड्रोन तकनीक के माध्यम से निगरानी, सुरक्षा और रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना था। यह अभ्यास उत्तरी सीमाओं पर आधुनिक युद्धक रणनीति की तैयारी का हिस्सा है। याद रखिए, ड्रोन कवच अभ्यास, इतना याद रखिएगा, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या जारी किया है? तो एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना को 100 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विशेष स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। इसका उद्देश्य आरएसएस के योगदान और इसके इतिहास को सम्मानित करना है। आरएसएस बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है दोस्तों भारत के अंदर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
आप जितने बड़े बड़े नेता देखेंगे, खासतौर पर जो बीजेपी के नेता हैं, गद्दावर नेता हैं, वो आरएसएस से ही निकल कर आए हुए हैं। आरएसएस राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, ये सभी चीजें हमें सिखाता है, कहीं ना कहीं शक्ति की बात करता है। आरएसएस एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, चाहे हम राजनीतिक रूप से भी देखें और चाहे हम किसी व्यक्ति के विकास के रूप से भी देखें, तो आरएसएस का अपने आप में एक महत्वपूर्ण योगदान है। मोदी जी खुद आरएसएस से ही जुड़े हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो भैया भारत और श्रीलंका, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेंगे। यह टूर्नामेंट खेलों में समावेशन और दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। चलिए, दिव्यांग का मतलब जो विकलांग है। एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव को लेकर क्या खबर है? वे सेवानिवृत्त हो गई हैं। उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो वो रिटायर हो गई हैं। भारत की और एशिया की पहली महिला लोको पायलट का मतलब ट्रेन वगैरह चलाते हैं, लोको पायलट सुरेखा यादव हाल ही में सेवानिवृत्त हो गई हैं। उन्होंने भारतीय रेल में महिलाओं के लिए नई राह बनाई और अपने करियर में कई रिकॉर्ड कायम किए हैं। तो इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। चाइना ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? जेनिक सिनार ने जीता है। इटली की टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनार ने चाइना ओपन 2025 का खिताब जीता। सिनार इस समय दुनिया के उभरते हुए टेनिस सितारों में गिने जाते हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। क्या क्या याद रखना है? चाइना ओपन 2025, दूसरी बात जेनिक सिनार किस खेल से जुड़े हुए हैं? टेनिस खिलाड़ी से। और तीसरी बात कि इन्होंने कौन सा जीता है? तो ओपन 2025। सन याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, किस खेल से जुड़े हैं ये याद रखिएगा, वो कौन सा जीता है वो याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सऊदी अरब में तेलुगु भाषा दिवस किस कार्यक्रम के तहत मनाया गया? तो P4 जागरूकता कार्यक्रम। सऊदी अरब में देखिए पहली बार तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया। यह कार्यक्रम P4 जागरूकता कार्यक्रम के तहत आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं और संस्कृति को विदेशों में पहचान दिलाना और भारतीय प्रवासियों से जुड़ाव बढ़ाना है। टाटा मोटर्स का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? शैलेंद्र चंद्र को। शैलेंद्र चंद्र को टाटा मोटर्स का नया MD CEO नियुक्त किया गया। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन EV सेक्टर में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नेतृत्व में कंपनी EV और ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने पर जोर देगी। तो दोस्तों आज के ये हमारे पूरे क्वेश्चन थे। अब हम देख लेते हैं MCQ, जिसमें 2 के जो आंसर है वो मैं आपको दूंगा और 2 के आपको देने हैं। ठीक है, यदि आपको नहीं आते हैं तो सर्च करिएगा, सर्च करके दीजिएगा। अक्सर बोलता हूं जिन चीजों को आप सर्च कर लेते हो, जिन फैक्टों को आप देख लेते हो, उस पर थोड़ा ध्यान रख लेते हो, तो उम्मीद ये हो जाती है कि अब जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो वो फैक्ट आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक कर जाएगा और आप उसका आंसर सही ही लगा कर आएंगे। 1 अक्टूबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व शिक्षक दिवस। तो कौन सा मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। चलिए, हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच अभ्यास किस राज्य में किया है? पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? कहां पर किया है ड्रोन कवच जो अभ्यास है? अब दोस्तों यहां पर वो ऑप्शन ही मैंने नहीं डाला है, तो चलिए ठीक है, इसका जो आंसर है मैं आपको बता देता हूं, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद के जो प्रश्न है उनका उत्तर आपको देना है। एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव हाल ही में किस उपलब्धि के लिए चर्चा में रही? बुलेट ट्रेन चलाने वाली पहली महिला बनी, मालगाड़ी चलाने वाली पहली महिला बनी, वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली पहली महिला बनी या राजधानी एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला बनी? चलिए आगे चलते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है, 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? जापान, अमेरिका, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड? इसका आंसर किसको बताना है? आपको बताना है। आंसर कहां पर है? इसी क्लास में है। चलिए दोस्तों, आज की हमारी ये जो क्लास है उसको हम यहां पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली तारीख के साथ में, अगली खबर के साथ में, अगले फैक्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हाल ही में 2 अक्टूबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? पर क्या है? 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। महात्मा गांधी की जयंती पर हर साल 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 में इस दिन को अहिंसा दिवस घोषित किया था। इसका उद्देश्य दुनिया को शांति, सद्भाव और अहिंसा का संदेश देना है। हम सभी जानते हैं कि गांधी जी अहिंसा के कितने बड़े पुजारी, कितने बड़े भक्त थे। अहिंसा को वो हमेशा सामने ही रखते थे। ये हम उनके आंदोलनों में भी देखते हैं। चलिए एक नजर हम गांधी जी के बारे में देख लेते हैं। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। जन्म इनका 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। पिता की यदि हम नाम की बात करें तो करमचंद गांधी राजा जैसी हैसियत वाले ये दीवान थे। माता जी का जो नाम था वो था पुतलीबाई गांधी, धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। पत्नी जी का जो नाम है वो है कस्तूरबा गांधी, जिन्हें बा भी कहा जाता था। ये प्रश्न पूछा जा चुका है
यहाँ हर एक फैक्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। गांधी जी पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्य उपाधि जो इनकी है वो है राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन। बापू भी इनको बोलते हैं। तीन बड़े आंदोलन, आंदोलन तो बहुत सारे हैं इनके, लेकिन तीन बड़े आंदोलन की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला, अंग्रेजी शासन का बहिष्कार करने के लिए। आपको याद होगा जो चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था, उसी के बाद में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। कारण क्या है? अहिंसा। अहिंसा को गांधी जी सर्वोपरि मानते हैं, और चूंकि उनके अनुसार जो चौरा चौरी कांड है उसमें क्या की गई थी? हिंसा की गई थी। इस वजह से उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। सविनय विज्ञान आंदोलन 1930, नमक सत्याग्रह इसी से जुड़ा हुआ है। नमक कानून उन्होंने सबसे पहले तोड़ा और उसके बाद में सविनय विज्ञान आंदोलन जो है वो चालू किया। सविनय विज्ञान आंदोलन के बाद ही हम भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं कि कहीं ना कहीं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, गोलमेज सम्मेलन होते हैं, जहां पर गांधी जी जो दूसरा वाला सम्मेलन है उसमें पहुंचते भी है ना, लेकिन इनकी जो बात है उसको माना नहीं जाता और ये वहां से लौट आते। फिर भारत छोड़ो आंदोलन, जो भारत का सबसे बड़ा आंदोलन था, 1942 में होता है। अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए अंतिम और निर्णायक आंदोलन था। ठीक है, ये भारत छोड़ो आंदोलन था। यहीं पर उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। विशेषता, उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह को स्वतंत्रता संघर्ष का हथियार बनाया। उनकी जो मृत्यु है वो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे, एक व्यक्ति उनके द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दिन गांधी जयंती मनाई जाती है। इसे अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस यूएन के द्वारा 2007 में घोषित भी मनाया जाता है। मतलब 2007 में इसको घोषित किया गया था अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। कब? 2 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे की जो खबर है वो क्या है? विंग्स ऑफ वैलोर नामक पुस्तक किसने लिखी? देखिए गांधी जी पर बातें तो बहुत सारी, फैक्ट बहुत सारे हैं, पर ये वो फैक्ट हैं जो आपको आने ही चाहिए यदि आप कॉम्पिटिशन में। मैं ये कह सकता हूं कि ये सरल है एकदम। यदि आप इनको गलत कर देते हो तो आप मान के चलना कि आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो। जो कठिन फैक्ट हैं वो यदि आपको नहीं आ रहे हैं तो उम्मीद है कि सामने वाले को भी नहीं आएंगे, लेकिन जो सरल है वो यदि सामने वाले को आ रहे हैं और सामने वाले ने सही कर दिया और आपको भी आ रहे हैं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं प्रेशर में आके उसको गलत कर दिया, तो आप फिर बाहर हो जाओ। विंग्स ऑफ वैलोर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक जो है वो स्वप्निल पांडे के द्वारा लिखी गई है। क्या पुस्तक भारतीय वायुसेना के इतिहास और उसकी गौरवशाली परंपरा पर आधारित है। स्वप्निल पांडे एक प्रसिद्ध लेखक हैं जिन्होंने भारतीय सेना और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी कई पुस्तकें लिखी। थल सेना प्रमुख हैं जनरल भूपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, और वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह, अभी 2025 में। तो ये तीन तो हमको याद ही रखने हैं। ये पुस्तक जो है इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वायुसेना के इतिहास और उसकी गौरवशाली परंपरा पर आधारित है। विंग्स ऑफ वैलोर। केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो 3%। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते डीए में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी। इससे लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। डीए होता क्या है? डेयरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। यह एक तरह का अतिरिक्त पैसा है जो सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई से राहत देने के लिए देती है। जब देश में महंगाई या इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आम जरूरतों की जो चीजें हैं महंगी हो जाती है, सभी जानते हैं। इसलिए सरकार डीए बढ़ाकर वेतन और पेंशन में इजाफा करती है ताकि कर्मचारी और पेंशनरों की खरीद क्षमता बनी रहे। इसे साल में 2 बार, याद रखना, जनवरी और जुलाई में अपडेट किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो डीए है ये आप जब अभी तो मान लीजिए सरकारी जॉब पर नहीं है, लेकिन जैसे ही होते हैं तो आपको बार बार सुनने को मिलेगा। जैसे ही ये बढ़ता है तो कहीं ना कहीं सभी जो स्टाफ है उसमें खुशी की एक लहर दौड़ जाती है कि ये बढ़ रहा है। तो इसको आप लोग भी फेस करोगे जब आप हो जाओगे। आगे चलते हैं। हाल ही में आयुर्वेद पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो भावना पाराशर हैं, बनवारी लाल गौंड है और नीलकंठ। भारत सरकार ने आयुर्वेद के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया है। इनमें भावना पाराशर हैं, बनवारी लाल और नीलकंठ शामिल हैं, जिन्होंने आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने का काम। थोड़ा इस पुरस्कार के बारे में देखते हैं। तो शुरुआत आयुष मंत्रालय ने की है 2014 से। उद्देश्य है आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देना और उसमें योगदान देने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं को सम्मानित करना। पुरस्कार का नाम इसे राष्ट्रीय आयुर्वेद पुरस्कार भी कहा जाता है। यदि हम राशि की बात करें तो ये 1 लाख से लेकर 5 लाख के आसपास होती है, यानी अधिकतम मैक्सिमम 5 लाख तक हो सकती है और मिनिमम 1 लाख। ये किसे दिया जाता है? तो आयुर्वेद के जो शिक्षक हैं, जो उसी आयुर्वेद में शोध करता है, आयुर्वेद में जो चिकित्सक हैं और आयुर्वेद के जो संस्थान है, उसमें ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। चलते हैं। $500 अरब की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? या $1 बिलियन? एलन मस्क। इनको कौन नहीं जानता?
टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। यह उपलब्धि उनकी कंपनियों के शेयरों की तेजी से बढ़ती कीमतों के कारण संभव हुई है। परिचय और प्रारंभिक जीवन देखते हैं हम एलन मस्क का। पूरा नाम इनका है एलन रीव मस्क। जन्म हुआ था 28 जून 1971, प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका। ये दक्षिण अफ्रीका से हैं। याद रखिएगा, पूछा जाता है ये प्रश्न, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 500 अरब डॉलर की संपत्ति को इकट्ठा किया है। नागरिकता देखें तो जन्म से तो दक्षिण अफ्रीकाई और कनाडाई हैं। 2002 में इन्होंने अमेरिका की नागरिकता प्राप्त। माता पिता की बात करें तो माँ का नाम है मै मस्क, कनाडाई मॉडल और डाइटिशियन है। वो पिता एरोल मस्क हैं, दक्षिण अफ्रीका के इंजीनियर। बचपन की उपलब्धि देखिए, यहीं से आप इनको समझ जाएंगे। 12 वर्ष की उम्र में, कितनी छोटी उम्र है, पहला वीडियो गेम बनाया था और 500 डॉलर में उसको बेचा था। इसके साथ ही यदि हम देखें तो स्पेस एक्स हो गया, जिप 2 हो गया, इन सभी के जो संस्थापक हैं वो एलन मस्क हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार भी रहे हैं अभी हाल ही में 2025 तो काफी ज्यादा विवादों में भी रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। 162वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? तो पी इनियन ने। ये तमिलनाडु से संबंधित है। तमिलनाडु के पी इनियन ने 162वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारत में शतरंज का गहरा इतिहास है और पी इनियन ने अपनी बेहतरीन रणनीति और कौशल से यह उपलब्धि हासिल की है। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि शतरंज सबसे पहले कहां पर खेला गया और इसकी जो शुरुआत है या इसका जो जन्म है वो कहां से हुआ है। 69वां धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस कहां आयोजित हुआ? तो कहां पर हुआ है? महाराष्ट्र में। 69वां धर्म चक्र प्रवर्तन या 69वां दिवस महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। यह बौद्ध धर्म के इतिहास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण आयोजन है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बौद्ध धर्म दीक्षा से जोड़ा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन एक अत्यंत महत्वपूर्ण बौद्ध शब्द है जिसका अर्थ है धर्म के चक्र को घुमाना या धर्म का प्रचार प्रारंभ करना। हम सभी जानते हैं, इतिहास में जब हमने पढ़ा है, बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद उस ज्ञान को उन्होंने देना चालू किया। और जब सबसे पहले उन्होंने इस ज्ञान को दिया, सारनाथ में ये ज्ञान को सबसे पहले जो 5 भिक्षुक हैं उनको देते हैं। इसी घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। यहां पर यदि इस लाइन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि धर्म के चक्र को घुमाना या धर्म का प्रचार प्रारंभ करना, यही बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन है। बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई काफी सारी ऐसे फैक्ट हैं या जानकारियां हैं जिनसे संबंधित कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग उनको अच्छे से पढ़िएगा जब भी आपके एग्जाम हो। जैसे बौद्ध जब सिद्धार्थ हैं, जब वो घर से निकल रहे हैं तो उसको कहा जा रहा है महाभी निष्क्रमण, है ना। निष्क्रमण का मतलब ही होता है घर से निकलना। फिर जब उन्होंने अपना जो ज्ञान है वो देना प्रारंभ किया तो उसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन, है ना। जब वो समाप्त होते हैं, निर्वाण को प्राप्त होते हैं, उसको कहा गया महापरिनिर्वाण। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे फैक्ट, चलिए हम कभी उन पर चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं, आगे का क्या है पॉइंट। हाल ही में भारत और चीन ने किस सेवा की शुरू करने पर सहमति जताई है? तो उत्तर है हवाई सेवा। भारत और चीन ने हाल ही में सीधी हवाई सेवा शुरू करने पर सहमति जताई है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक जो संबंध है वो मजबूत होंगे। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर है माय भारत एप्लीकेशन। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने हाल ही में माय भारत एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य युवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सशक्त बनाना और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ना है। चलिए अब आज के हम अपने एमसीक्यूज देखते हैं कौन कौन से हैं। हाल ही में 2 अक्टूबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? विश्व अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो कौन सा मनाया गया है? विश्व अहिंसा दिवस। ठीक है, ड्राई डे भी इसी को बोलते हैं, 2 अक्टूबर को ही। चलिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? 2, 4, 3, 6। इसका आंसर किसको बताना है? आपको बताना। 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? जेफ बेजोस, एलन मस्क, वॉरेन बफेट या मार्क जुकरबर्ग। आपको इसका आंसर देना है कि कौन बने। ठीक है, आज की हमारी ये जो क्लास है दोस्त, ये यहाँ पर समाप्त होती है। इसके बाद में हम मिलते हैं अगली क्लास में, अगली तारीख के साथ में, अगले फैक्ट के साथ में, अगले करंट अफेयर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।